वेल मित्रों, आज अपने करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग सी ए इंटरमीडिएट के कोर्स में एक कैटेगरी का चैप्टर मानते हैं, क्योंकि ना इसमें से हर अटेम्प्ट में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान से करना और केयरफुली रहना हर स्टेप में, ये हमारे लिए एक फ़र्ज़ बनता है। तो अपने फ़र्ज़ को ऑब्वियस निभाएंगे ही। तो इसमें इस चंद घंटे में मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को पूरा कवर करने वाला हूँ। उसमें अपने डेफिनेशन कवर करेंगे, बहुत सारे फार्मूलाज जो इम्पोर्टेंट है और जो रेगुलरली आते रहते हैं उसको कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगते हैं वो भी अपने करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अभी आगे। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही होता है एडिशनल यूनिट्स में कितना खर्चा हो रहा है वो देखना। और ये पूरा टोटली वेरिएबल नेचर का रहता है। वेरिएबल नेचर यानी वेरिएबल के जितने भी कॉस्टिंग है, वेरिएबल के जितने भी कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि अपने 500 यूनिट अभी बना रहे हैं तो उसमें 10,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। अगर अपने 501 यूनिट बनाएंगे जो एक एक्स्ट्रा यूनिट है उसमें से अपने को 100 एडिशनल रुपये खर्चे करने पड़ रहे हैं, एडिशनल कॉस्ट खर्चा करना पड़ रहा है। यही सब कॉस्टिंग को अपने मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है। चलो अभी देखते हैं आगे क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग सम होता है टाइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड का। टाइम कॉस्ट मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये सब इसका। और वेरिएबल ओवरहेड यानी जो ऑल लेवल्स में, जैसे कि फैक्ट्री का वेरिएबल ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल लेवल्स के वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि सेल्स दिया रहेगा, सेल्स में से अपने वेरिएबल कॉस्ट यानी जो इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं वो कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल अपने का लिख सकते हैं, जो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद अपने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन से अपने को फिक्स कॉस्ट, जैसे कि जो हमेशा फिक्स रहता है, जैसे कि रेंट, ये एक एग्जांपल रहता है मेनली कॉमनली। उसके बाद अपने को मिलेगा प्रॉफिट मतलब अपने को बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर IBIT, ये सब। और ये जो फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग वाला होगा। ऑपरेटिंग वाला मतलब इसमें कैश और नॉन कैश दोनों आ जाएंगे, यानी इसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। ठीक, इसको अगर इक्वेशन में लिखेंगे ये स्टेटमेंट को तो ऐसा कुछ बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि प्रॉपर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। प्रॉपर रिकवरी हो जाता है ओवरहेड, क्योंकि ना ये प्री डिटरमाइंड रेट पहले से कैलकुलेट कर लेता है मार्जिनल कॉस्टिंग। कितना प्रोड्यूस करना है ये भी अपने को पता चल जाता है, क्योंकि ना अपने प्लानिंग कर चुके होंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में कितना कॉस्ट अपने को पड़ेगा। मोर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर का हमारे पास ब्लूप्रिंट, अपने पास प्लानिंग रहेगा, तो अपने कितना वेरिएबल नेचर का कितना फिक्स नेचर का खर्चा करना है ये भी अपने पास कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा कि आगे अपने को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कितने हद तक प्रोड्यूस करना है यूनिट्स को, वो भी अपने को पता चल जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग होता है। अपने आगे देखेंगे एक ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट रहता है, जिससे अपने को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग पता चल जाता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसमें बहुत सारे वेरिएबल नेचर और फिक्स नेचर के एलिमेंट्स रहते हैं, ना वो पूरा वेरिएबल रहता है ना वो पूरा फिक्स रहता है। इसलिए उसको क्लासीफाई करना कि कौन सा वेरिएबल में और कौन सा फिक्स में है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत सारे की फैक्टर में डिपेंड रहता है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन, ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। फॉल्टी वैल्यूएशन में लाइक अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा वैल्यूएशन कैलकुलेशन पे डिपेंड रहता है, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, जैसे कि बहुत सारे वर्क इन प्रोग्रेस में अपने को फिक्स कॉस्ट देखने के लिए मिलता है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से थोड़ा फॉल्टी वैल्यूएशन होता है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर एंड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आज तो अपने मार्जिनल कॉस्ट जो इधर 100 रुपया एडिशनल लग रहा है ये पता कर दिए कि आज अगर करेंगे तो 100 रुपया होगा, मगर फ्यूचर में जाके ये 200-250 तक जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। तो इसका नेचर एंड कॉस्ट अनप्रिडिक्टेबल रहता है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेजेस है मार्जिनल कॉस्ट का। अंडरस्टैंडिंग ऑफ WIP,
मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए, सर्टन करने के लिए अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ता है WIP का, जो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज है जो आमतौर में पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, और जो बाकी है वो अपने क्वेश्चंस के साथ देखते रहेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज आने वाले हैं। इसके मेन, ये चैप्टर का मेन जो हिस्सा है फॉर्मूला से, जब फॉर्मूला ही अपने को पूरा क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला ही अपने को समझ में आ जाएगा, तो इसके हर क्वेश्चंस अपने इजीली कर सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट ये एक फॉर्मूला बेस ही चैप्टर बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ना इसमें अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन अपने समझ सकते हैं। इसलिए एक स्टार्टिंग करते हैं अपने फॉर्मूलाज का। पीवी रेशो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ये बताता है कि अपने को कितना कवरेज मिल रहा है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का कितना कवरेज मिल रहा है सेल्स में से, ये अपने को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलता है। और इसको कैसे निकालते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कॉन्ट्रीब्यूशन जो अपने निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके, और सेल्स अपने को दिया रहेगा। उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट। ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट ये एक अलग अलग है। ब्रेक इवन सेल्स यानी ब्रेक इवन पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं। ब्रेक इवन सेल्स वो सेल्स होता है जहाँ पे अपने को प्रॉफिट जीरो रहता है, यानी वो बस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के लिए कितना सेल चाहिए वो बताने के लिए, यानी ब्रेक इवन पॉइंट बताने के लिए ये रेशो यूज किया जाता है। वो कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट बट्टे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट्स में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो अपने को यूनिट्स में ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। अगर वैल्यू में पूछा गया हो तो बस कंट्रीब्यूशन यूनिट के जगह पे पीवी रेशो डाल देना है, तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा। अगर पीवी रेशो ना दिया गया हो तो भी अपने यूनिट का निकाल के उसको सेलिंग प्राइस से पर यूनिट से अगर कर लेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने अभी बताया कि ब्रेक इवन सेल्स बस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कवरेज करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के भी अपने को ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में मिल जाएगा। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के लिए जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट को कवर करने के लिए जाता है, इसीलिए इसमें ऊपर प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट बट्टे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वही है, बस फिक्स कॉस्ट की जगह पे कंट्रीब्यूशन आ गया है। प्रॉफिट बट्टे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर वैल्यू में निकालना है प्रॉफिट बट्टे पीवी रेशो, वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस को तो अपने को वैल्यू में आंसर मिल जाएगा। अगर अपन बोल सकते हैं टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस, ये दोनों मिलके अपने को टोटल सेल्स मिलता है। इसमें से अर्निंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करेंगे तो अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सकता है। और एक चीज़ है अपने को पीवी रेशो में इसके जैसा ही पीवी रेशो प्लस वीसी रेशो यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू सेल्स या 100, कुछ भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर 100 यूज होगा अपने में, तो कितना वेरिएबल कॉस्ट है ये जानने के लिए। एक नेक्स्ट आता है डिजायर्ड प्रॉफिट, कि कितना, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि अपने को 50,000 जितना प्रॉफिट चाहिए, तो कितना सेल्स करें तो 50,000 जितना प्रॉफिट हो, तो डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया रहेगा। तो उसको निकालने के लिए यूनिट्स में कितना यूनिट्स चाहिए, कितना वैल्यू चाहिए, वही फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पीवी रेशो वैल्यू के लिए। और एक एडिशनल है, कभी कभार आ जाता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट, परसेंटेज में दिया होगा तो परसेंटेज में। अगर आप देखोगे तो यूनिट्स यानी ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स फिक्स कॉस्ट है, बस फिक्स कॉस्ट ऊपर है, तो फिक्स कॉस्ट को कवर करता है, ये प्रॉफिट को कवर करता है, इसलिए इसके ऊपर प्रॉफिट है, और ये दोनों को कवर करता है क्योंकि ना इसमें डिजायर्ड एक लेवल दे दिया, सर्टन लेवल दे दिया, इसलिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाता है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन मल्टीपल यूनिट, यानी एक प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए अपने को 2
एलिमेंट लगते हैं एक्स एंड वाई, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालें। तो उसके लिए वही फिक्स कॉस्ट बट कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। इसको कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही निकलता है, क्योंकि ना एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर एक एलिमेंट होता तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर सकते थे, अभी 2 है तो उसका कॉम्पोजिट आ जाएगा। अपने को इसमें रेशो दिया रहेगा कितना अपने को ये यूज करना है, जैसे कि 5:3 ये रेशो में यूज करना है, और इसका कंट्रीब्यूशन भी दे दिया रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन है 30, इसका कंट्रीब्यूशन है 50। तो अपने को कॉम्पोजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कंट्रीब्यूशन से हमसे इसका वेट का कंट्रीब्यूशन इसका 30 है, कंट्रीब्यूशन से इसका वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो कंपोजिट कंट्रीब्यूशन यूनिट कहलाएगा। बस इतना ही है। अभी आगे जो जो आते रहेंगे फार्मूलाज वो मैं बताता रहूँगा, उसको मैं समझाता रहूँगा, जो मेन है यही सब है। हाँ, अगर कभी कभार पीवी रेशो दे दिया रहेगा और कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा, कभी कभार ये दोनों दे दिए रहेंगे, अभी बारिश होना है, कभी कभार ये दोनों दे दिए रहेंगे, ये पूछेगा, तो बस इस यानी ऊपर नीचे करके जो करना है निकल जाएगा, मगर मेन जो फार्मूला है ये अगर याद रख दोगे तो हो जाएगा काम अपना। जितने भी फार्मूला से कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, सेल्स निकालने के लिए, पीवी रेशो निकालने के लिए,